तो दोस्तों आपके कहने पर हिंदी में जो इंडियन इकोनॉमिक्स की वीडियो जो आप चाहते थे बेटा ये रही वो, ठीक है ना। मैं आपको 25 क्वेश्चन देने वाला हूँ, मैं दोबारा बता देता हूँ। मैं आपको 25 क्वेश्चन देने वाला हूँ और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। देखो बोलने के लिए, देखो इंपॉर्टेंट का मतलब मैं हर बार जाते बना जब भी ऐसी वीडियोस बनाता हूँ तो बताता हूँ इंपॉर्टेंट का मतलब बेटा देखो वैसे कुछ नहीं होता, याद रखना। इसका मतलब सिंपल सा इस तरह से निकाला जा सकता है कि देखो या तो आप पूरी कॉपी पढ़ लो या तो फिर देखो कॉपी पढ़ना तो जरूरी भी है वैसे भी, ठीक है। कॉपी आपको पढ़नी चाहिए, बट हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट देते हैं वो इसलिए देते हैं, हम ये मानते हैं कि इसमें से ना आपसे ज्यादा पूछा जा सकता है। अगर क्वेश्चन सीधा आए तो भी इसी में से आएगा और क्वेश्चन घुमा के आए तो भी इसी में से आएगा। क्लियर है? मतलब बोलने का मतलब ये है कि देखो पढ़ना तो आपको पूरी कॉपी चाहिए बेटा, कॉपी हमेशा पढ़नी चाहिए कि कौन सा एक नंबर क्वेश्चन तो बेटा कहां से आ जाए कुछ पता नहीं चलता उनका, ठीक है ना। मगर जो बड़े क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उनमें हमारा जो आइडिया है वो ये रहे कि इनमें से ही पूछे, क्योंकि हम जो इंपॉर्टेंट का मतलब ये होता है हमारी तरफ से, जो किसी भी टीचर की वीडियो आप देख लो उसका मतलब यहाँ पे ये होगा उन टीचर का कि ये मेरी तरफ से ये जो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने सारे कवर कर लिए, अब इनको पढ़ लो। तो मैंने भी लगभग सारे बेटा कवर करे मेन पोर्शन जो बुक के, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चंस हो जाएंगे जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में और आपको ये क्वेश्चन करके ही जाना है। क्लियर हो गया? तो मैं आपको 25 क्वेश्चन देने वाला हूं जिसमें से 23 क्वेश्चन सीधे सीधे होंगे और बाकी 2 क्वेश्चन एक डिफरेंस का सेक्शन होगा और एक आपका शॉर्ट नोट लिखने का सेक्शन होगा, क्योंकि एक शॉर्ट नोट वाला क्वेश्चन भी कई बार आने लग गया पेपर में अब, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। तो बिल्कुल देखो कुछ क्वेश्चन तो पुराने वही है जो एज यूजुअल पहले से इंपॉर्टेंट था, अब भी इंपॉर्टेंट बने हुए हैं, तो कुछ क्वेश्चन वही है। अभी मैंने आपके सामने 11 क्वेश्शन लिखे हैं, मैं टोटल मिलाकर के 25 क्वेश्चन आपके सामने लिखने वाला हूं। और मैं दोबारा बता दूं ये क्वेश्चन आपको पढ़ने क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको फिजिकल एजुकेशन में अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो दी थी आपको, और उसमें मैंने 20 क्वेश्चन आपको दिए थे, 20 में से 11 क्वेश्चन के अंदर सीधे तरह से या घुमा करके जो पूछा गया तो 11 क्वेश्चन तो उसी में से आए हुए थे। बड़े क्वेश्चन की याद करो, 1 नंबर क्वेश्चन मैंने देखे नहीं अभी भी क्या आए थे उसमें, पर बड़े क्वेश्चन 20 में से 11 क्वेश्चन जो है फंसे थे आपके पेपर में। तो उसी पैटर्न पे मैं देख कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैक्सिमम पोर्शन यहीं से कवर हो। ये 25 क्वेश्चन आप रट्टा मार लो। और एक और चीज देखने को मिलती है, जब आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में दिया जाता है कोई भी कंटेंट तो वो जल्दी याद होता है। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया तो अब ये हमें पता है कि ये क्वेश्चन का आंसर याद करना तो जल्दी याद हो जाता है। और पूरी बुक कॉपी अगर पढ़नी पड़े या बुक पढ़नी पड़े थोड़ा आलस आता है यार। स्टार्टिंग में तो जोश रहता है, 2-4 पन्ने हम पढ़ लेते हैं, पर उसके बाद फिर आलस जगना स्टार्ट हो जाता है और फिर हम बोलते हैं कौन पढ़ रहा है, छोड़ो। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन है तो हमारे दिमाग में एटलीस्ट ये रहेगा कि इन क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन क्वेश्चन देखा, आंसर ढूंढा, याद किया, क्वेश्चन देखा, आंसर ढूंढा, याद किया और फटाफट से इनको याद कर लो। आप गूगल पे भी आप इनका आंसर मिल सकता है और मैंने मेरे से अगर आपने वीडियोस में अगर पढ़ा हुआ है तो उन वीडियो में सबके आंसर आपको लगभग मिल जाएंगे। जो रह गया होगा आप उसको गूगल पे देख सकते हो, ठीक है, वरना फिर मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर हो गया ना? तो स्टार्ट करते। पहला क्वेश्चन आपके पास है, भारत के कुछ लाभ है जो आउटसोर्सिंग के लिए इसे अपना पसंदीदा गंतव्य बनाते हैं, डेस्टिनेशन बनाते हैं, और क्या है ये फायदे। इसका मतलब सीधा सीधा बोलूं तो आउटसोर्सिंग के ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और इस बार भी इसके चांसेस हैं कि आउटसोर्सिंग के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर? तो आउटसोर्सिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। सतत या धारणीय विकास किसे कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। सतत विकास का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये पहले 2 क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट आपके सामने आ गए। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए ग्रामीण आर्थिक विकास आवश्यक है। यानी अगर आप चाहते हो कि भारत का आर्थिक विकास हो तो उसके लिए ग्रामीण का आर्थिक विकास होना बहुत जरूरी है। क्या आप इस कथन से सहमत है? तो इस क्वेश्चन को बेटा आपको अच्छे से करना है। उसके अलावा भारत में मानव पूंजी निर्माण की मुख्य समस्याएं क्या है? भारत में मानव पूंजी निर्माण की मुख्य समस्याएं क्या है ये भी है। मैं दोबारा बोल रहा हूं बेटा, प्लीज जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं प्लीज पूरी वीडियो देखना। ज्यादा लंबी वीडियो में बनाने वाला नहीं हूं, बट पूरी वीडियो जरूर देखना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं स्टार्टिंग के 1-2 सेकंड में स्क्रीनशॉट ले लेते हैं फिर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा ना करें, कई बार कुछ क्वेश्चन में कुछ बातें बताई जाती है तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर? उसके अलावा कृषि विपणन किसे कहते हैं, यानी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग किसे कहते हैं, कृषि विपणन से संबंधित समस्याएं क्या है, और कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए कदम या उपायों की व्याख्या कीजिए। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है बेटा अपने आप में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कृषि विविधीकरण क्या होता है, कृषि विविधीकरण की आवश्यकता क्यों है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 क्या है और इसके उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। बेटा ये वाला जो प्रस्ताव था बेटा ये तो सेकंड था, ठीक है। इसके अलावा एक प्रस्ताव पहले भी आया था, यानी 1956 वाला जो प्रस्ताव है वो दूसरा नंबर का प्रस्ताव था।
पहला प्रस्ताव आपका 1948 में आया था, ये मैं आपको बता देता हूँ, फिर भी एक बार आप गूगल क्या नाम गूगल कर लेना और वहां पे देख लेना कि जो पहला औद्योगिक नीति प्रस्ताव था वो कब आया था। मेरे हिसाब से 1948 है, बाकी आप चेक कर लेना बेटा, ठीक है ना एक बार। उसके अलावा दूसरा वाला अगर आपसे पूछेगा तो दूसरा तो बेटा 1956 है और उसके उद्देश्य है। अगर आपसे पेपर में उद्देश्य पूछता समझ जाना वो दूसरे के ही है, पहले के उद्देश्य कभी नहीं पूछेगा। पहला वाला अगर 1948 वाला क्वेश्चन अगर आएगा तो एक नंबर में आएगा वो टिक लगाने के लिए बस, क्लियर। उसके अलावा रोजगार सृजन में क्या समस्याएं हैं, रोजगार सृजन में क्या समस्याएं हैं, ठीक है। भारत में बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियां क्या है, यानी सरकार क्या क्या नीतियां अपना रही है बेरोजगारी को कम करने के लिए, ठीक है। इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, या लिखा है या फिर अथवा लिख लो यहाँ पे। वर्तमान परिस्थितियों में, यानी जो अभी जो चल रही है वर्तमान परिस्थितियों में, रोजगार नीतियों में किन परिवर्तनों को शामिल किया जाना चाहिए, यानी आजकल की सिचुएशन को देखते हुए आपको क्या लगता है कि जो रोजगार की जो नीति है उनमें क्या क्या परिवर्तन यहाँ पे किया जाना चाहिए। देन उसके अलावा मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, और मानव विकास संकेतों यानी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स होते हैं उनमें किन्हीं 4 घटकों का उल्लेख कीजिए। तो आपको 4 घटक एटलीस्ट 4 तो पता होने चाहिए, मैं तो बोलूंगा 5 याद कर लो ज्यादा बढ़िया, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन आएगा तो हेल्प रहेगी लिखने में इसको, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में। ये क्वेश्चन का आंसर मैं हिंट दे देता हूं, ये आपको मिलेगा इंडिया पाकिस्तान चाइना में मिलेगा आपको, ठीक है ना, याद रखना इंडिया पाकिस्तान चाइना वाले चैप्टर में मिल जाएगा। उसके अलावा लघु उद्योग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती है ये पता होना चाहिए, उनकी भूमिका और उसकी समस्याओं के बारे में पता होना चाहिए, क्लियर। देन उसके बाद कृषि क्षेत्र में लागू किए गए भूमि सुधार, यानी भूमि सुधार लैंड रिफॉर्म या इसको इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म भी यहाँ पे बोल सकते हो, के प्रकारों की व्याख्या करनी है तो आपको भूमि सुधार के बारे में पता होना चाहिए, अच्छे से बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। इसके अंदर का कोई भी कंटेंट पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है ना, कोई अंदर का पॉइंट भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 11 क्वेश्चन तो बेटा ये हो गए जो कि आपको नोट डाउन करने हैं फटाफट से, और इसके आंसर्स भी आपको याद करने हैं, क्लियर हो गया, फटाफट से नोट डाउन करिए। अब आगे देखिए बच्चे, अगला क्वेश्चन आपका है 12वां, पंचवर्षीय योजना के दीर्घकालीन लक्ष्य या उद्देश्य क्या है। अब इस क्वेश्चन को बच्चे इसके जो 5 पॉइंट है ना, सेकंड चैप्टर में मैंने करवाया हुआ है, तो 5 के 5 पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि किसी भी एक पॉइंट के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, क्लियर है। अब जैसे इसके ऊपर एक क्वेश्चन बताता हूं, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ये रहा, नियोजन के उद्देश्य के रूप में आधुनिकीकरण, जो इसका फर्स्ट पॉइंट होता है, रोजगार सृजन के साथ एक द्वंद्व यानी विरोधाभास दर्शाता है, मतलब डिचोटोमी, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिचोटोमी, ठीक है ना। ये नहीं कि जैसे जैसे आधुनिकीकरण आ रहा है तो जो रोजगार है वो कम मिल रहा है लोगों को, इस टाइप का कोई क्वेश्चन है। और बोले कथन का औचित्य सिद्ध करे, मतलब जस्टिफाई करना स्टेटमेंट को कि ये सही है या गलत है, ठीक है ना। तो पंचवर्षीय योजना के दीर्घकालीन लक्ष्य या उद्देश्य क्या है, 5 पॉइंट है, 5 को आपको अच्छे से पढ़ना है, जिसमें से एक के ऊपर मैंने क्वेश्चन नीचे लिखा भी है कि नियोजन उद्देश्य के रूप में आधुनिकीकरण रोजगार सृजन के साथ एक विरोधाभास दर्शाता है, यानी द्वंद्व दर्शाता है। कथन का औचित्य सिद्ध करे, यानी जस्टिफाई द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है कि मॉडर्नाइजेशन जैसा आती है, नई नई टेक्नोलॉजी आती है तो रोजगार जो है कम होता है, ठीक है, लोगों को रोजगार थोड़ा कम मिलता है, इस टाइप की चीजें पूछ रहे तो आपको देखना है, ठीक है ना। फिर भी एक बार इसको नेट पे आप इसका आंसर ढूंढ लेना प्लीज, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इसका आंसर जरूर ढूंढे नेट पे, ठीक है। देन उसके बाद क्षेत्रीय और आर्थिक समूह क्यों बनाए जाते हैं, ये आपको पढ़ना है कि जिस तरह से लगातार लड़ाई चल रही है, नाटो के ऊपर बात हो रही है, ठीक है ना, आपने देखा होगा वहां पे क्या नाम है, ईरान एंड ऑल सबका मतलब लड़ाई जो भी चल रही है, ठीक है, इजराइल हो गया, यूक्रेन, ये सब अभी तक लड़ाई चली रही है, तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना है कि क्षेत्रीय और आर्थिक समूह क्यों बनाए जाते हैं, या इस तरह से आ सकता है कि ऐसे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा देश घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, यानी वो तरीके बताने जिससे कोई भी देश अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपने इसमें कई सारी चीजें आपने पढ़ी होगी, जैसे सार्क बना देते हैं, एशियन बना देते हैं, नाटो, ब्रिक्स, यूरोपियन यूनियन, संघ टाइप का बना लेते हैं बहुत सारे देश मिलकर के, ठीक है ना, तो वो आपको पढ़ना है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इनकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, क्लियर हो गया। ये आपका इंडिया पाकिस्तान चाइना वाले चैप्टर से ये बेटा क्वेश्चन। उसके अलावा आर्थिक सुधारों के अर्थ की संक्षेप में व्याख्या की, यानी आर्थिक सुधार होते क्या है, और प्रमुख आर्थिक सुधारों की व्याख्या करनी, जिसमें आपको संरचनात्मक सुधार या स्थिरीकरण के उपाय आपको दोनों बताने होंगे, ठीक है, संरचनात्मक सुधार के बारे में और स्थिरीकरण के उपाय, यानी स्टेबलाइजेशन जो मेजर्स होते हैं वो बताने हैं, ठीक है। कृषि क्षेत्र में स्टैग्नेशन यानी ठहराव या स्थिरता के मुख्य कारण क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके 15वां क्वेश्चन था आपके पास। ये 16वां क्वेश्चन आपका जो है वह है कि भारत में श्रम बल भागीदारी जो है ना बहुत कम है, श्रम बल भागीदारी को बढ़ाने के लिए आप क्या उपाय सुझाएंगे, ये नहीं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, याद रखना, ठीक है ना।
उसके अलावा भारत चीन पाकिस्तान के अपने अपने विकास पथों के लिए समान विकास रणनीतियां आपको बतानी होगी, जिसमें से आई थिंक जहां तक ध्यान है भारत और पाकिस्तान का 2020 में भी आया था क्वेश्चन की समान विकास रणनीतियां क्या है, तो तीनों की पढ़ लेना, आ सकता है। जो इस बार का जो लग रहा है ना क्वेश्चन बेटा ये ज्यादा, इसमें ऊपर इन दोनों में से एक क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिल रहा है, जो कि ये वाला क्वेश्चन नीचे वाला है। मुझे ज्यादा लग रहा है कि ये आ सकता है कि भारत चीन पाकिस्तान के जनसांख्यिकी है, ठीक है ना, संकेतक यानी जो डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स है वो आपको पता होने चाहिए। तो एक तो हो गया HDI, ह्यूमन जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाला था, एक ये था। तो ये जो क्वेश्चन है ना बेटा एक ही चैप्टर से है, तो अगर ये आता है तो वो इंडिकेटर वाला क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, अगर वो नहीं आता तो ये देखने को मिल सकता है डेमोग्राफिक इंडिकेटर, क्योंकि आया नहीं है कुछ टाइम से, ठीक है। उसके अलावा अर्थशास्त्रियों का मानना है कि वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए, अगर आप डिजायर्ड रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हो तो भारत को अपने सकल घरेलू उत्पाद यानी जो GDP है उसका कम से कम एटलीस्ट 6% किस पे, शिक्षा पर क्या करना चाहिए, खर्च करना चाहिए। अगर भारत को अपने वांछित परिणाम को प्राप्त करना है तो GDP का कम से कम 6% जो है शिक्षा पर खर्च करना चाहिए। वैध कारण सहित आपको इस कथन की पुष्टि करनी है। उसके अलावा आर्थिक सुधार प्रक्रिया से कृषि क्षेत्र पर प्रतिकूल यानी क्या नाम है, एडवर्स यानी उल्टा प्रभाव दिख रहा है, यानी जो आर्थिक सुधार आए थे उसका कृषि पर गलत प्रभाव पड़ा था या दिख रहा था, ठीक है। इस कथन को आपको स्पष्ट करना है। और उसके अलावा भारत में अंग्रेजों द्वारा, ठीक है, किए गए सकारात्मक योगदान, पहले चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होता है, ठीक है, सकारात्मक योगदान का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, सेकंड क्लास क्वेश्चन होता है पहले चैप्टर में ये, ठीक है, सकारात्मक योगदान क्या क्या थे। अब रह गए बेटा आपके 3 क्वेश्चन, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या बेटा। तो आगे देखो बच्चे, 23वां क्वेश्चन है व्यावसायिक संरचना, विदेशी व्यापार और औद्योगिक क्षेत्र यानी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी जो पहला चैप्टर था स्वतंत्रता प्राप्ति के समय या उससे थोड़ा पूर्व, ठीक है ना, जो व्यावसायिक संरचना, ठीक है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड और इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या हालत थी उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अंतर में आपको मानव पूंजी, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी और मानव विकास, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीचे वाला IMP, इसके अंदर से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, तो ध्यान से पढ़ना इसको, ठीक है ना, ठीक है। इसका मैंने डिफरेंस डाला हुआ है जहां तक मुझे याद है, ठीक है। तो मानव पूंजी, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी और मानव विकास, जैविक खेती और पारंपरिक खेती, ग्रामीण साख के संस्थागत और गैर संस्थागत स्रोत क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र के ऊपर भी क्वेश्चन घूम के आ सकता है, ठीक है, कि ज्यादातर लोग जो है आजकल औपचारिक जगह अनौपचारिक पे जाना पसंद करते हैं, तो उसमें क्यों जा रहे हैं ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। हरित क्रांति और स्वर्ण क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन और गोल्डन रेवोल्यूशन के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो तकरीबन ये 3 और 3 6 डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जो टिप्पणी, जो शॉर्ट नोट आपको याद रखना, वो नाबार्ड, सहज और LPG, ये आपको याद रखने। विमुद्रीकरण क्या होता है, स्वयं सहायता समूह SHG, ठीक है ना। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं, विश्व व्यापार संगठन WTO के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। आयात प्रतिस्थापन और निर्यात प्रोत्साहन के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। स्वतंत्रता संकेतक यानी लिबर्टी इंडिकेटर क्या होता है 2 नंबर में पता होना चाहिए, ठीक है ना। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में तो हर बच्चे को पता है, तो बड़ा कोई इशू नहीं है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड यानी GLF जो 1958 में 1958 में आया था उसके बारे में, और महान सर्वहारा सांस्कृतिक जो क्रांति या कार्यक्रम था उसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इसमें तो अगर आपको 3-3 4-4 लाइन भी पता ना काफी है, ज्यादा डीप मत जाना, ठीक है। चीन द्वारा जो अपनाया गया था दोहरा मूल्य निर्धारण यानी ड्यूअल प्राइसिंग, जो चीन ने अपनाई थी ड्यूअल प्राइसिंग, उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ये तो पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना। इनमें से भी आए हुए हैं बट मुझे इनके डेट याद नहीं है, बट इसका मुझे पता है ये मेरे को कि ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार ऑलरेडी, अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले आया था, तो उसको पता होना चाहिए, ठीक है ना। श्रमिक जनसंख्या, श्रमिक भागीदारी अनुपात क्या होता है, ठीक है, लेबर पार्टिसिपेशन जो रेशियो होता है, श्रमिक भागीदारी अनुपात या श्रमिक जनसंख्या अनुपात क्या होता है। और जैव खाद, बायो कंपोस्टिंग क्या होती है, बायो कंपोस्टिंग, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप ये जैविक कृषि पढ़ लोगे तो ये अपना आप ही हो जाएगा, जैव खाद यानी बायो कंपोस्टिंग, इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो प्लीज देखो मेरे हिसाब से एक बार पहले कॉपी का रट्टा मार लेना, ठीक है ना, एक बार गो थ्रू कर लेना पूरी कॉपी, उसके बाद फिर ये क्वेश्चन इन पे ज्यादा फोकस करना। वैसे लगभग इतने क्वेश्चन है कि लगभग पूरी कॉपी कवर कर जाएगा बेटा ये, ठीक है ना। मतलब जैसे अगर आप सेकंड चैप्टर में देखो, सेकंड चैप्टर से मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन उठाया, सिर्फ एक ही क्वेश्चन उठाया, बाकी पूरा चैप्टर में कुछ भी नहीं है जो मैंने सेकंड चैप्टर कराया। ऐसे थर्ड चैप्टर से भी मैंने क्या 1 या 2 ही क्वेश्चन मुश्किल से उठाया, बाकी पूरा चैप्टर छोड़ दिया ऐसे, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया प्लीज आप उन पे ज्यादा फोकस करना, और प्लीज हो सके तो ना बेटा 90s में ही नंबर लेके आना, क्योंकि इतना कुछ करने के बाद अगर आपके 90 में नंबर नहीं आते तो फिर बेकार है। आपको 90s में नंबर लेके आना है, ये याद रखना, ठीक है ना। चल फटाफट से नोट डाउन कर लेना से।